हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बादल राग कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। निराला जी का जीवन परिचय हम पहले ही जान चुके हैं, तो अब हम बादल राग कविता को समझने का प्रयास करते हैं। बादल राग कविता में कवि ने बादल को क्रांति और विनाश का प्रतीक माना है, और जो नन्हे पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनके हित के लिए बादलों को बरसने के लिए आमंत्रित किया है। इस कविता में जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति जो लोग हैं, उन पर कड़ा व्यंग किया है। देखते हैं कविता। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भैरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल के बादल। ए विपल के बादल में संबोधन शैली का प्रयोग किया है कवि ने। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तीर्ति तैरना, समीर हवा, सागर समुद्र, अस्थिर अस्थायी या क्षणिक, जग संसार दग्ध जला हुआ, निर्दयी जिसमें दया न हो, विपल्व विनाश या विद्रोह, प्लावित जलमग्न, माया खेल, रणतरी युद्ध नौका, आकांक्षा इच्छा या कामना, भैरी नगाड़े, सजग जागरूक, सुप्त सोया हुआ, अंकुर जो छोटे पौधे हैं, यानी जब बीज धरती में लगा दिए जाते हैं उसके बाद जो नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं बीज से, यानी पौधे के विकसित होने से पूर्व की अवस्था होते हैं अंकुर। तो चलिए अब हम कविता का अर्थ समझते हैं। तीर्ति है समीर सागर पर। चूँकि बादल राग कविता है तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। किस प्रकार से छाए हैं? तीर्ति है समीर सागर पर कि तैर रही है हवा समुद्र पर। किस प्रकार से तैर रही है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख किनका है? पूंजीपति लोगों का। और पूंजीपति लोगों के सुख पर क्या छाई है? दुखों की छाया। यानी जो पूंजीपति वर्ग है उनके सुख पर दुख की छाया, अर्थात बादलों की जो क्रांति है, बादल के बरसने से जो क्रांति आएगी वो यानी दुख की छाया पूंजीपति वर्ग है जो उनके सुख पर मंडरा रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर पूंजीपति लोगों का जो सुख है उस पर दुख की छाया, अर्थात बादल मंडरा रहे हैं। जग के दग्ध हृदय पर। जग संसार दग्ध जला हुआ, जग मतलब संसार के जले हुए हृदय पर, अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन पर बादल जो है क्रांति का कठोर स्वर बरसाने वाले हैं। निर्दय विपल की प्लावित माया। और वो कैसा कठोर स्वर है? निर्दय विपल की प्लावित माया की जो आसमान में बादल छाए हैं उनमें क्रांति और विनाश करने की क्षमता है। विपल विनाश, प्लावित जलमग्न, यानी जब बादल बरसेंगे तो इतना ज़्यादा बरसेंगे कि बाढ़ तक आ जाएगी। तो उससे क्या होगा? जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग है, उससे उनको लाभ होगा, गरीब लोगों को। और जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए वो विनाश है, तो उनका अहित होगा। यह तेरी रणतरी, इन पंक्ति में कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह तेरी बादलों के लिए बोला है। रणतरी युद्ध रूपी जो नौका है, युद्ध रूपी नौका अर्थात जो बादलों की आवाज़ है, गर्जना है, उसमें
क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल इच्छा कामना भरी है। घन भैरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। कवि यहाँ कहते हैं कि हे बादल, भैरी नगाड़े की तुम्हारी नगाड़े जैसी गर्जना को सुनकर सजग सुप्त अंकुर की जो अंकुर है, सोए हुए अंकुर है, वो जागरूक हो जाएंगे। उर में पृथ्वी के, जो पृथ्वी की कोख में छिपे हुए अंकुर है वो विकसित हो जाएंगे। यानी अभी तो में नन्हे नन्हे पौधे हैं, उसके बाद में बड़े होंगे, बड़े पेड़ बनेंगे। तो यही कह रहे हैं कि हे बादल, तुम्हारी नगाड़े जैसी आवाज़ को सुनकर पृथ्वी की कोख में जो नन्हे नन्हे पौधे छिपे हुए हैं वे तुम्हारी गर्जना या जो बारिश होगी उसको सुनकर विकसित हो जाएंगे। यही आशा लिए हुए जो नन्हे पौधे हैं वो तुम्हारी ओर देख रहे हैं आशाओं से नवजीवन की, कि उन पौधों को नया जीवन मिलेगा। इसी आशाओं से वो बादल की तरफ देख रहे हैं। ऊंचा कर सिर को ऊंचा करके ताक रहे हैं, अपने सिर को ऊंचा करके बादलों की ओर देख रहे हैं, यानी बादलों के बरसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ए विपल के बादल, कह रहे हैं कि हे विनाश के बादल, हे विद्रोह के बादल, तुम बार बार बरसो और हमें नया जीवन प्रदान करो। अर्थ ये है कि आसमान में जो बादल छाए हुए हैं उससे जो नन्हे पौधे हैं अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, बादल के बरसने से उनको फ़ायदा होगा, उनकी खेती अच्छी हरी भरी होगी, और जो पूंजीपति लोग हैं उनका अहित होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे बादल, तुम बरसो, जो गरीब जनता है उनका हित होगा उससे। अर्थात हे बादल, तुम्हारी बारिश रूपी क्रांति से ही जो पृथ्वी में दबे हुए अंकुर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग है, उनका उद्धार तुम्हारी क्रांति से ही संभव है। इसलिए तुम बरस जाओ। प्रतीकार्थ यह है कि जो क्रांति होती है, जब भी कहीं शोषण हो रहा होता है तो कुछ क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो क्रांति कर देते हैं, तो उससे ही जो निम्न वर्ग होते हैं, क्रांति से ही उनका उद्धार संभव होता है। और जो सुविधा भोगी यानी पूंजीपति जो लोग हैं, जिन्होंने गरीब लोगों का दमन कर रखा है, शोषण कर रखा है, उनको दबा रखा है, उनका अहित होगा उससे। तो बच्चों, इसमें प्रसंग भी आता है लिखने के लिए, तो इसका प्रसंग देखिए क्या बनेगा। ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें कवि ने बादल को विनाश और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है, किसका, बादल का, उनको बुलाया है। बादल को नव अंकुर के लिए लाभकारी मानते हुए उन्हें बरसने के लिए आमंत्रित किया है। तो अब अब सौंदर्य बोध देख लेते हैं। जो समीर सागर है, समीर सागर और रणतरी, भैरी गर्जन, धूप की छाया, ये जो है इनमें रूपक अलंकार है। और सजग सुप्त, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और पूरे काव्यांश में मानवीकरण है, क्योंकि प्रकृति को मानवीय रूप में भी चित्रित किया गया है। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है। मतलब वैसे तो मैंने पहले बता भी रखा है आप लोगों को कि जो निराला जी है वो मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहलाते हैं, इसलिए इस संपूर्ण काव्यांश में मुक्त छंद है। वीर रस का प्रयोग भी हुआ है।
प्रतीकों, एक चीज़ और है जो महत्वपूर्ण है, कवि ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है और संबोधन शैली है। ए विकल्प की बादल, इसमें संबोधन शैली है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद का कल देखेंगे।